तमाशा अहले करम देखते हैं। ये लाइन मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर में करप्शन की वबा के ख़ात्मे के लिए जो कोशिशें करने का दावा हुकूमत करती है, उन कोशिशों के नताइज निकलते नज़र नहीं आ रहे। और मज़ेदार बात यह है कि 2010 में जम्मू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इल्ज़ामात जम्मू यूनिवर्सिटी की उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगाए गए। इल्ज़ामात थे फेवरेटिज़म के, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रोपराइटी के, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के, उस वक्त के वाइस चांसलर के ख़िलाफ़ और बाकी जो ऑफिसर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के। इससे पहले कि इस रिपोर्ट का खुलासा मैं आपके सामने करूं, ये बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये रिपोर्ट जम्मू यूनिवर्सिटी ने आरटीआई एक्टिविस्ट प्रोफेसर एसके भल्ला ने बार बार आरटीआई करी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा ये बड़ी खुफिया रिपोर्ट है और उसके बड़े इम्प्लीकेशंस होंगे और यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी है उसको इससे ख़तरा हो सकता है। अंदाज़ा लगाइएगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी में बंगलिंग्स हुई हैं, इरेगुलरिटीज़ के इल्ज़ामात लगे और इल्ज़ाम हैं। इन तमाम इल्ज़ामात का प्रोब होना चाहिए और प्रोब होता है। उसके बाद इस रिपोर्ट को आरटीआई में नहीं दिया जाता। ये कहा जाता है कि जनाब ये मामला जो है बड़ा संगीन हो जाएगा, इससे देश की जो सिक्योरिटी है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में एक आधा प्रावधान ये था, जो प्रावधान ये कहता था कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है, दुश्मनों को मदद मिल सकती है, तो जाके उस इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी कोई रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में किसी एक आदमी के खिलाफ जातियात की बुनियाद पर कोई इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो वो शेयर नहीं की जा सकती। मगर ऐसी कोई भी चीज़ इस रिपोर्ट में नहीं थी। हमने जब ये रिपोर्ट मुझे मिली, इस रिपोर्ट के मिलने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है कि उन तमाम लोगों से बात की जाए जिन तमाम लोगों के नाम इस रिपोर्ट के अंदर लिए गए हैं, उनसे मालूम किया जाए इस वक्त की स्थिति क्या है, लीगल पोजीशन और लीगल स्टैंडिंग क्या है। जब ये तमाम चीज़ें आपको मालूम हो, उसके बाद पत्रकारिता आपको ये कहती है कि अब आप लोगों के सामने ये चीज़ रखें। ये काम पत्रकार के तौर पर मेरा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कंप्लेंट होती है 15 अगस्त 2010 को। कंप्लेनेंट कहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रॉपरिटी हुई है, फेवरेटिज्म हुआ है। उसके बाद एक्सटेंशन दी गई है, उस एक्सटेंशन को भी उन्होंने चैलेंज किया। इन तमाम कंप्लेंट्स को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, चीफ मिनिस्टर उस वक्त में उमर अब्दुल्ला थे, उनकी डायरेक्शन पर एग्जामिन किया और उन्होंने एक इंक्वायरी ऑर्डर की अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटीज एक्ट 1969 और एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस और कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये कमेटी तश्कील दी गई 26 अप्रैल 2011 को। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उस समय के वाइस चांसलर प्रोफेसर अमिताभ मट्टू को नोटिफाई किया और उन्हें यह कहा कि एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो इंस्टीट्यूट की जा रही है। इंक्वायरी कमेटी 25 जुलाई 2011 को मिलती है और जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, उन इल्ज़ामात के जो जवाब उस समय के वाइस चांसलर दिए हैं, उन तमाम जवाबों को उन्होंने कंसिडर करा और 25 अप्रैल 2011 को उन्होंने जवाब दिए थे। वो आर.के. गोयल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस समय के गवर्नर N.N. वोहरा के थे। उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो जवाब दिए गए, वो ये इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है, वो मुकम्मल नहीं थे। दोबारा से कमेटी ने एक डिटेल क्वेश्चनियर 25 जुलाई 2011 को भेजा जिसकी बुनियाद पर यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज से जवाब मांगा गया। डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर कम चीफ अकाउंट्स ऑफिसर जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, उन्हें टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी डिप्यूट किया गया क्लैरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करने के लिए, जिनसे ये जो इल्ज़ामात लगाए गए थे या तो वो साबित होते या ये क्लैरिफिकेशन उनको मिलती। उसके बाद 17 अक्टूबर 2011 को वाइस चांसलर के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम इल्ज़ामात को सामने रखा गया और जवाब तलब किए गए, ये रिपोर्ट कहती है। उसके बाद अब एलिगेशंस के ऊपर जब डिस्कशंस हुए तो पहला इल्ज़ाम ये था कि रजिस्ट्रार पीएस पठानिया जो जम्मू यूनिवर्सिटी के रहे हैं, वो 1996 तक स्कूल टीचर थे। 55% मार्क्स उनके एमएससी जूलॉजी में नहीं हैं और ना ही 15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उनके पास है, जिसके बाद
इनको ये इख्तियार होता कि ये कंट्रोलर एग्जामिनेशन की कुर्सी पर बैठ सकते थे, लेकिन इन्हें कंट्रोलर एग्जामिनेशन बनाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगा है उस समय के रजिस्ट्रार पीएस पठानिया के ऊपर कि वो एक स्कूल के टीचर थे, उनके पास रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी नहीं थी, रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी ना होने के बावजूद उनको रजिस्ट्रार बनाया गया। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस और रिकमेंडेशंस हैं। चैप्टर 3 स्टैट्यूट्स और रेगुलेशंस का ये कहता है कि रजिस्ट्रार के लिए, कंट्रोल एग्जामिनेशन के लिए, डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट के लिए और बाकी तमाम इन पोस्टों के लिए एडवर्टीजमेंट होगी और सिलेक्शन जो होगी 2 साल के लिए, 5 साल के टेन्योर के लिए सिलेक्शन होगी, जिसको बाद में रिन्यू किया जा सकता है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या दी गई? 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में, 15 साल का असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या इतना ही रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 8 साल डिप्टी रजिस्ट्रार के तौर पे काम किया होना चाहिए। बताया ये गया कि 15/1/2006 को एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन की बुनियाद पर पीएस पठानिया को रजिस्ट्रार बनाया गया। अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करते वक्त सिलेक्शन कमेटी ने ये कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स है वो उसे फुलफिल नहीं करते, ये बात कही है। और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी काउंसिल के सामने ये मामला 21 अप्रैल 2006 को गया, ये फैसला लिया गया कि तमाम जितने भी फैक्ट्स हैं, तमाम जितने भी हकाइक हैं, वो चांसलर के सामने रखे जाएंगे ताकि वहाँ पर एक फाइनल डिसीजन हो सके। दोबारा से केस रीसबमिट करते वक्त उस समय के वाइस चांसलर ने यह कहा था कि यूजीसी ने एक क्लैरिफिकेशन दी थी 8 जून 2006 को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 15 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग में, रिसर्च में, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, लेक्चरर के लेवल पर या उससे ऊपर, जिसमें से 8 साल डिप्टी रजिस्ट्रार के तौर पर उसको काउंट किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा इस बुनियाद पर पीएस पठानिया जो है वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। इन्होंने कहा है कि इस इंटरप्रिटेशन को, ये इंटरप्रिटेशन डिबेटेबल है, और उसके बाद फाइनली चांसलर अप्रूवल देते हैं 3 जुलाई 2006 को। अब सवाल यह कि उस समय चांसलर ने 3 जुलाई 2006 को यह अप्रूवल क्यों दिया, किस लिए दिया, क्या वजूहात थी? और आपको मालूम होना चाहिए 3 जुलाई 2006 को जिस चांसलर ने यह अप्रूवल दिया है वो चांसलर उस समय इस राज्य के मुख्यमंत्री थे और पूर्व मुख्यमंत्री। अगर मैं आपको ठीक तरीके से 2006 याद कराऊं तो आपके जहन में फौरन वो नाम आ गया होगा कि वो नाम कौन है। और उनकी दोस्ती, बड़ी कुर्बत और बड़ी दोस्ती थी, जिसके चलते जो है ये अप्रूवल दे दिया गया। रिकॉर्ड से ये भी पता चला कि जो मिस्टर पठानिया है उस समय उनका रिसर्च एसोसिएट का एक्सपीरियंस 2 साल 2 महीने का है, रिसर्च साइंटिस्ट का 2 साल 11 महीने का और स्पेशल असिस्टेंट का 2 साल 2 महीने का। इसे रेलेवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो है वो मान लिया गया। और उसके बाद टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस 10 साल निकल आता है। अब आप हिसाब लगाइए कि ये 10 साल का, ये 6 साल का लगभग कुल का टेन्योर, रिसर्च एसोसिएट के तौर पे 2 साल, रिसर्च असिस्टेंट 2 साल, स्पेशल असिस्टेंट 2 साल, तो 6 साल का एक्सपीरियंस है। इसको रेलेवेंट एक्सपीरियंस कहा गया। लेकिन इसके लिए जो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वो कम से कम 10 साल का होना चाहिए था। उनकी क्वालिफिकेशन एमएड थी, उसे एमए इन एजुकेशन के बराबर मान लिया गया। ठीक है, इसमें भी एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी यूनिवर्सिटी काउंसिल की, 27/10/1978 का उनका फैसला था। उस बुनियाद पर उनकी सर्विसेज को कंट्रोल एग्जामिनेशन के तौर पर यूनिवर्सिटी काउंसिल ने 25 फरवरी 2008 में कंफर्म किया। अब जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उन्होंने रूल को जिस तरीके से इंटरप्रेट किया है और उसके बाद प्रोफेसर पीएस पठानिया को कंट्रोल एग्जामिनेशन कंफर्म किया है। ये इंक्वायरी कमेटी पूछती है कि सवाल ये है, क्या ज़रूरत थी कि यूनिवर्सिटी ने फ्रेश एडवर्टीजमेंट नहीं किया ताकि उन्हें एक एलिजिबल कैंडिडेट मिलता? ये बात उन्होंने कही। उसके बाद चार्ज नंबर 2 है कि ये कानून, ही डज नॉट नाउ रूल एंड एज ही इज रिटायरिंग नेक्स्ट ईयर। ये इल्ज़ाम था कि प्रोफेसर पीएस पठानिया जो वो रिटायर हो रहे हैं वो कानून जानते नहीं, उन्हें रजिस्ट्रार होना नहीं चाहिए था। 18 महीनों में प्रोफेसर सहानी ने, उस समय जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने 3 बार उनको ट्रांसफ़र किया है। अंडर प्रेशर, फेवरेटिज्म के चलते उन्हें रजिस्ट्रार बनाया गया। अच्छा, उसके बाद ये भी कहा गया कि उन्हें कभी साइडलाइंस पे नहीं रखा गया, हमेशा इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी गई। इस पर भी ऑब्जर्वेशन जो है वो कमेटी की आई है। उस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये कहा है कि 7 एप्लीकेशंस रजिस्ट्रार के लिए जो है उनको रिसीव किया गया, दोबारा से पोस्टों को एडवर्टाइज किया गया, पुअर रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए पोस्ट को दोबारा एडवर्टाइज किया गया। यानी
कंट्रोलर एग्जामिनेशन की पोजीशन के लिए लोग एप्लीकेशन ही नहीं भर रहे, कि जम्मू यूनिवर्सिटी में कोई कंट्रोल एग्जामिनेशन ही नहीं लगना चाहता था। ये कमाल की बात जो है उस समय की गई है। इसी तरीके से डायरेक्टर कॉलेजेस डेवलपमेंट की पोस्ट के बारे में कहा गया कि पुलिस स्टार की पोस्ट के साथ उसको भी एडवर्टाइज किया गया। 14 एप्लीकेशनें आई। इंटरव्यू जो है वो 1 जुलाई 2011 को हुए और मिनट्स जो हैं वो चांसलर को भेज दिए गए। और साथ में ये भी कहा गया, पहले प्रोफेसर डॉक्टर पीएस पठानिया को डायरेक्टर कॉलेजेस डेवलपमेंट का चार्ज दिया गया और उसके बाद उनको रजिस्ट्रार बनाया गया जब प्रोफेसर जीएस संब्याल रिटायर हो गए। अब चैप्टर 3 को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा स्टैट्यूट्स और रेगुलेशन जो जम्मू यूनिवर्सिटी के हैं, वाइस चांसलर एम्पावर्ड है, वो इनकम्बेंट्स को चेंज कर सकता है। उसके बाद ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टैट्यूट्स जो हैं वो टेन्योर अपॉइंटमेंट के लिए कहते हैं कि 5 साल के लिए होनी चाहिए तीनों पोस्टों के लिए। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल एग्जामिनेशन की पोस्ट उनको 2006 में दी गई 5 साल के लिए। 2011 में टेन्योर खत्म होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंट उनका डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट बनाना, रजिस्ट्रार बनाना या बाकी अलग अलग पोजीशंस पर रखना, उन तमाम चीज़ों पर इस कमेटी ने सवाल खड़े किए गए हैं। डाइवर्शन ऑफ फंड्स के इल्ज़ामात इसी रिपोर्ट के तहत लगाए गए हैं और ये डाइवर्शन ऑफ फंड्स की पूरी डिटेल जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। हम बड़ी बेबाकी के साथ आप तक ये रिपोर्ट पहुँचा रहे हैं और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, पत्रकार का कतई भी ये मतलब नहीं कि आप रात को पत्रकार को रिपोर्ट थमाएंगे और सुबह वो तोता जो है आपकी रिपोर्ट पढ़ना शुरू हो जाएगा। हम तोता नहीं हैं, पत्रकार हैं। आप कोई भी रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट का संज्ञान लिया जाएगा, उस रिपोर्ट को इंक्वायर किया जाएगा, ठीक है। कोई भी आदमी आपको रिपोर्ट पकड़ा दे, क्योंकि इस दुनिया में खुदा कोई भी नहीं है, भगवान कोई भी नहीं है। हर आदमी इस दुनिया में अपना एक एजेंडा लेकर घूम रहा है, ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ हमारे पास आएगी हम पूरी पड़ताल करेंगे और पूरी पड़ताल के बाद बेबाकी के साथ उस रिपोर्ट को आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए शेयर करेंगे कि सरकार इसका संज्ञान ले, सरकार इसमें इंक्वायर करे और कम से कम 10 साल के बाद ही सही कोई मूवमेंट हो, किसी किस्म की कोई मूवमेंट हो, पता चले कि सरकार जो है वो जो भी कोई धांधलियां, जो भी कोई गलतियां, खामियां सिस्टम में पहले हुई हैं, सरकार उन्हें एड्रेस करने के लिए, सरकार उन तमाम खामियों के ऊपर संज्ञान लेकर लोगों को फिक्स करने के मूड में है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती, तो वो जो वादा है जम्मू कश्मीर से कि यहाँ से करप्शन की वबा को ख़त्म किया जाएगा, यहाँ से ब्लैकमेल को ख़त्म किया जाएगा, ठीक है जी। ब्लैकमेल बड़ा एक खूबसूरत लफ्ज़ है, सबको बड़ा प्यार है ब्लैकमेल के साथ, ठीक है जी। उसके बाद बाकी तमाम इसकी ये रिपोर्ट जो है 47 पेज की रिपोर्ट है। ये इस 47 पेज की रिपोर्ट में से 22 पेज मेरे पास है, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मुकम्मल सारी रिपोर्ट हफ्तावार आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी। ये जो पहला पोर्शन मैंने रिपोर्ट का आपके साथ शेयर किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये सामने पूरी डिटेल दी गई है कि फंड्स, पैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च किए गए, वो तमाम डिटेल्स जो हैं इसके अंदर दी गई हैं। उसके अलावा इस रिपोर्ट में जो जम्मू यूनिवर्सिटी में इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज धर के स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उनके ऊपर भी संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया है। कोर्ट के स्टे, हालांकि कोर्ट स्टे पर हैं वो, लेकिन कोर्ट के स्टे के बावजूद, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक विंग, दोनों विंगों की ताकतें जो हैं वो उनके पास दे दी गई हैं। तो बड़ी हैरानी होती है कि आप ये इंक्वायरी कमेटियां बनाते क्यों हैं। अगर इंक्वायरी कमेटियां जो कुछ कह रही हैं उन पर आपने अमल नहीं करना, लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी, तो फिर आपको इंक्वायरी कमेटियां बनाने की ज़रूरत क्या है, ये पोथे लिखने की ज़रूरत क्या है। 47 पेज के पोथे लिखकर आरटीआई एक्टिविस्टों को परेशान करना, वकीलों को परेशान करना, ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं करना। जिस रिपोर्ट को जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर होना चाहिए था, वो रिपोर्ट इतनी सीक्रेट थी कि वो रिपोर्ट राजभवन से जाकर लेनी पड़ी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जम्मू यूनिवर्सिटी में, जम्मू कश्मीर में तब तक कहा नहीं जा सकता कि करप्शन की वबा खत्म हो सकती है जब तक इस तरह की तमाम रिपोर्टें जो हैं उन्हें सरकार पब्लिक न करे, उन्हें सरकार अपनी वेबसाइट पे न डाले, उन्हें सरकार लोगों के साथ शेयर न करे, और शेयर ही न करे बल्कि इन तमाम रिपोर्टों पर सरकार एक्शन भी लेना शुरू करे। इस रिपोर्ट का पहला भाग मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस रिपोर्ट के 4 और भाग हैं। हर तीसरे दिन आपके साथ इस भाग को हम शेयर करेंगे। मकसद ये है कि इस रिपोर्ट का सरकार फौरन संज्ञान ले और सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो जिन लोगों को इस रिपोर्ट ने उस समय
ये कहा था कि ये मौरूद इल्ज़ाम है। तो दीजिए इजाज़त स्ट्रेट लाइन के इस लाइव ब्रॉडकास्ट से। आदाब।